वन बोलिएगा। What are enzymes? Name any one enzyme of a digestive system and write its function. ठीक है, हमें एंजाइम्स के बारे में बताना है और कोई सा भी एक एंजाइम का नाम देना है दैट हेल्प्स अस इन डाइजेशन और वी कैन से जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। तो एंजाइम का मतलब आपको ऑलरेडी बताया था, एंजाइम एक्चुअली क्या है? बायोकैटालिस्ट व्हिच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। तो जिसमें कैटलिस्ट का मतलब क्या है? किसी भी प्रोसेस को फास्ट कर देना, वो क्या है? एक कैटलिस्ट है। और बायो इसलिए लगा दी क्योंकि इसे हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बायो कैटलिस्ट है, ये काम हमारा क्या करता है? ये हमारे फूड को ब्रेक डाउन कराने में हेल्प करता है, या डाइजेशन के अंदर जो भी ब्रेक डाउन होना है फूड का, उसके प्रोसेस को फास्ट कराने का काम किसका है? एंजाइम का। अब एक एंजाइम हमसे बोला गया है, तो हम सबसे पहले एंजाइम का नाम ले लेते हैं, जो कि क्या है? सलाइवरी एमिलेज। तो ये एक एंजाइम है जिसका काम क्या होता है? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का, ब्रेक डाउन करने का। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Question number 2, first part. Write the balanced chemical equation for the process of photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस की हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो बैलेंस लिखने से पहले हम ये लिख लेंगे कि क्या उसके अंदर रिएक्टेंट्स होंगे और क्या उसके प्रोडक्ट बनेंगे। तो रिएक्टेंट्स क्या होंगे? जो रॉ मटेरियल्स प्लांट्स इनटेक करते हैं, जो कि क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके अलावा मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन उन मिनरल्स का या उन न्यूट्रिएंट्स का हम यहाँ पे नाम नहीं ले रहे हैं। अब इसके बाद कंडीशन क्या चाहिए हमें? सनलाइट चाहिए एक कंडीशन, और दूसरा क्लोरोफिल। बिना इसके नहीं हो सकता फोटोसिंथेसिस। और इसके बाद बनेगा क्या? ग्लूकोज C6H12O6, और इसके बाद ऑक्सीजन, और भी कुछ बनेगा? वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर। अब हम इसको जो है बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी? 6CO2 12H2O 6O2 6H2O। ग्लूकोज में हमें क्या लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। कोई डाउट इसके अंदर? तो ये होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। सेकंड पार्ट। When do desert plants take up CO2 and perform photosynthesis? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डेजर्ट प्लांट्स की। तो डेजर्ट प्लांट्स के बारे में पूछा गया है कि पहली चीज कि वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक कब करते हैं, और दूसरा उनसे पूछा गया है कि वो फोटोसिंथेसिस कब कराते हैं। अब ये डेजर्ट प्लांट्स के बारे में ऐसा क्यों पूछा गया है? क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स नॉर्मल जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं बाकी रीजन्स में, उससे अलग पर थोड़ा फंक्शनिंग करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जब डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या है? बहुत कम है, स्कार्सिटी है वहां पे, तो इसलिए वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। क्या करते हैं? अगर डेजर्ट प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक लेना है, तो उन्हें क्या ओपन करने पड़ेंगे? अपने स्टोमेटा के पोर्स। और अगर स्टोमेटा के पोर्स को वो ओपन करेंगे तो उसके साथ क्या होगा? ट्रांसपिरेशन, यानी कि लॉस ऑफ वाटर। तो डे टाइम में तो वो ये काम करने वाले नहीं है, क्योंकि डे टाइम पे तो सनलाइट आ रही है और हीट है, तो इसका मतलब 110% क्या होगा? ट्रांसपिरेशन। और जो वाटर उनके लिए क्रिटिकल है, वो वाटर किसमें लॉस हो जाएगा? ट्रांसपिरेशन में। तो वो क्या करते हैं? वो अपने स्टोमेटा के पोर्ट किस टाइम पे ओपन करते हैं? नाइट के टाइम पे। कब करते हैं? नाइट के टाइम पे। और नाइट के टाइम पे वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट के टाइम पे तो सनलाइट है नहीं। जब सनलाइट नहीं है तो क्या? इवेपोरेशन होगा नहीं। किसका नहीं होगा? ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। कहने का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किस टाइम पे इनटेक होती है डेजर्ट प्लांट्स में? नाइट के टाइम पे। अब कार्बन डाइऑक्साइड यानी इंटरमीडिएट प्रिपेयर कर लिया, जो कि प्लांट्स कर लेते हैं।
और जब सुबह हुई तो सुबह क्या पहुंची, सनलाइट। अच्छा सनलाइट पहुंची तो सब कुछ तैयार है, बस सनलाइट के थ्रू केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके उन्होंने क्या कर लिया, फोटोसिंथेसिस करा दिया। तो यानी कि डेजर्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस कब करते हैं, डे टाइम में। कोई डाउट इसके अंदर? थर्ड पार्ट, In single cell organism, diffusion is sufficient to meet all their requirements of foods, exchange of gases, or removal of waste, but it is not in the case of multicellular organism. Explain the reason for this difference. अगर आप सिंगल सेल के हैं लेट्स से, तो आपका पूरा का पूरे सेल की सरफेस आपके एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में है, तो आप एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब भी कर सकते हो, और ज्यादा डिस्टेंस भी है तो डिफ्यूजन भी हो जाएगा। लेकिन यही बात अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो केवल जो हमारे स्किन के सेल्स हैं वही डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारे एटमॉस्फेयर के साथ। तो अगर एब्जॉर्प्शन कुछ एटमॉस्फेयर से करना, कौन कर पाएंगे, ये। बाकी जो इनके हमारे ऑर्गन्स के सेल्स हैं वो तो कांटेक्ट में है नहीं और एनवायरनमेंट के साथ, तो वो तो एब्जॉर्प्शन कर नहीं सकते, तो पहले तो यहीं पर वो रह गए, और दूसरा फिर यहाँ से सब्सटेंस का यहाँ तक मूव होना डिफ्यूजन के थ्रू वो भी बहुत स्लो है, और हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी है। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. बोलिएगा। Name the acid present in the following. First part, tomato. ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड होता है टोमेटो में। Second, vinegar. एसिटिक एसिड, विनेगर में आ गया एसिटिक एसिड। Third, tamarind. टैमरिंड, टैमरिंड का मतलब क्या होता है, हिंदी, इसका मतलब टार्ट्रिक एसिड। कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट। Question number 6. State the role of the following in human digestive system. First, digestive enzymes. ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या रोल है, टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का ये फंक्शन है, दे एक्ट एज द बायोकैटालिस्ट। ठीक है, और बताइएगा। Second, HCl, hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, it makes the food medium acidic to make To facilitate the function of fats. ठीक है, तो कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा स्टमक रिलीज करता है उसका काम है कि जो मीडियम है हमारे फूड का उसको एसिडिक किया जाए। रीजन क्या है कि जो एंजाइम है पेप्सिन वो अपना काम तब करेगा जब हमारे फूड का मीडियम एसिडिक हो जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Third part, villi. So it is a small finger-like projections present in the inner layer of our small intestine. It increases the surface area for the absorption of food. ठीक है, तो कहने का मतलब विलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज हो पाए। और एब्जॉर्प्शन एरिया डायग्रामेटिकली कैसे इंक्रीज होता है, लेट्स से अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे बना दूं, तो ये मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो अंदर का पार्ट है। ठीक है, अब एक ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और एक कुछ इस तरीके से। तो अब मुझे ये बताइए कि किसके अंदर आपको सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, ऊपर कि नीचे? ऊपर। तो ये होती है आपकी विलाई। विलाई का काम क्या है, केवल सरफेस एरिया को इंक्रीज करना जिससे एब्जॉर्प्शन क्या हो जाए, डाइजेस्टेड फूड का वो इंक्रीज हो जाए। और यहाँ पे किसका एब्जॉर्प्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स का नहीं होता, फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स और ग्लाइसरॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट बोलिएगा। Explain how does the exchange of gases occur in plants across the surface of stem, roots and leaves. ठीक है, Like leaves, whether stomata, स्टेम्स, रूट्स और लीव्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे अकर करता है?
तो अगर मैं बात करूं लीव्स की, तो लीव्स तो हमारा किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। स्टेम्स के अंदर हमारे स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं लेंटिसल्स। ये भी ओपन पोर्स की तरह होते हैं। रूट्स के अंदर ना स्टोमेटा होता है ना लेंटिसल्स होते हैं, उनके पास होते हैं रूट हेयर्स। तो लीव्स के अंदर स्टोमेटा, स्टेम्स के अंदर स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स एंड रूट्स के अंदर रूट हेयर्स। तो ये तीनों चीजें हैं जो कि हेल्प करती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। कोई डाउट इसके अंदर? नोट कर लीजिएगा इस चीज को। जो स्टोमेटा होता है स्टेम्स के अंदर वो बहुत कम पॉपुलेशन में होता है, ज्यादा अमाउंट में और क्या होता है? लेंटिसल्स। ये भी स्टोमेटा की तरह ओपन पोर्स होते हैं। नंबर 8 है हमारा रॉ मटेरियल पूछे गए हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। जो सबसे मेन रॉ मटेरियल है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। क्वेश्चन नंबर Question number Nine. 9। तो क्वेश्चन है कि हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी क्यों होती है? हर्बीवोर्स मेनली क्या ईट करते हैं? प्लांट्स या ग्रास। और इनके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो होता है सेलुलोज। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, इसको ब्रेक डाउन होने में बहुत टाइम लगता है। इस वजह से इसको ब्रेक डाउन होने के लिए ज्यादा समय जब चाहिए तो ज्यादा टाइम के लिए उसको ब्रेक डाउन होने के लिए पाथ भी चाहिए। तो वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहीं पर मेन काम होता है सारा। तो अगर मैं इसके पाथ को बड़ा कर दूं तो क्या होगा कि सेलुलोज के ब्रेक डाउन करने के लिए उसे ज्यादा समय मिल पाएगा। और जो कार्निवोर्स होते हैं या जो हम लेट्स से ह्यूमंस होते हैं उनमें क्यों जरूरत नहीं होती सेलुलोज, मतलब कि इतनी लार्ज इंटेस्टाइन की? क्योंकि हम जो है सेलुलोज को नहीं इंटेक करते। और वो क्या वजह है इंटेक ना करने की? क्योंकि सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम भी चाहिए, जो एंजाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। और वो एंजाइम होने के बावजूद स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज हमसे बहुत बड़ा होना चाहिए। नंबर 11 बोलिएगा। In mammals and birds, where it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood. ठीक है, तो मैमल्स और बर्ड्स में ये ऐसा क्यों जरूरी है कि उनके जो ब्लड को है वो सेपरेट करना जरूरी है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड और CO2 रिच ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो इसको सेपरेट करना किस लिए जरूरी है? क्योंकि एक तो इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई है। एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई होने की वजह क्या है? क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी इसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है। तो अगेन अगर बात करी जाए तो मैमल्स और बर्ड्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को सेपरेट करने के लिए इसलिए जरूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ देयर हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। और ये हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट किसकी वजह से है? बिकॉज दे एक्सपेंड देयर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, नेक्स्ट। Question number 12. What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body? ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है हमारे लिए? एक कैरियर है। किस चीज का कैरियर है? ऑक्सीजन के लिए ट्रांसपोर्ट कराने के लिए वो एज अ कैरियर वर्क करता है। और अगर मेरे पास कैरियर नहीं होंगे तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बॉडी के अंदर नहीं हो पाएगी। और इसकी डेफिशिएंसी होने का मतलब ये हुआ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सेल्स तक नहीं पहुंचेगी, तो सेल्स प्रॉपर्ली अमाउंट में एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और क्या हो सकता है? वीकनेस आ सकती है। कोई डाउट इसके अंदर? तो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन का होता है, हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है।
रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब क्या हुआ? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, and if there will be a lack of hemoglobin तो less oxygen supply होगी, और less oxygen supply होने का मतलब proper amount में एनर्जी का क्रिएशन नहीं हो पाएगा। कोई डाउट इसके अंदर?